हेलो बिजनेसमैन, वेलकम इन के आई पी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम अपनी जो नाबार्ड सब्सिडी की सीक्वेंस वीडियोज़ हैं उसके एक सेकंड पार्ट पे आज आपके साथ अपनी इन्फॉर्मेशंस डिस्कशन शेयरिंग करेंगे। जैसा कि मैंने मेरे पहले की वीडियोज़ में आपको बताया था कि नाबार्ड के जो सब्सिडीज़ के प्रोविज़न्स हैं उनको आप किस तरह से अपने बिज़नेस पर अप्लीकेबल कर सकते हैं और नाबार्ड की सब्सिडी आपको आसानी से मिले, बैंक लोन आसानी से मिले, इसके लिए मैंने स्पेसिफ़िकली जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं उनके ऊपर मेरी पिछली वीडियोज़ में कॉस्ट से रिलेटेड स्पेसिफिकेशंस आपके साथ शेयर किए थे। उसी सीक्वेंस में आज मैं आपके साथ जो आप लैंड सिलेक्शन करते हैं यानी जो साइट का जो सिलेक्शंस करते हैं गोडाउन्स कंस्ट्रक्शंस करने के लिए, उससे रिलेटेड टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो यदि आप भी वेयर हाउसिंग बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं या अपने किसी अलाइड बिजनेस के लिए स्टोरेज फैसिलिटीज़ का आप निर्माण कर रहे हैं या किसी थर्ड पार्टी को आप देना चाह रहे हैं और नाबार्ड की सब्सिडी का लाभ आप लेना चाह रहे हैं, तो जो साइट रिलेटेड नॉर्म्स हैं उनको आपको टेक केयर करना है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है, सबसे पहला आस्पेक्ट कि आपको जब भी आप साइट सिलेक्शंस करें गोडाउन्स के लिए, तो इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट्स ये है कि वो साइट आपकी ओन्ड होनी चाहिए। पहला आस्पेक्ट कि अगर वो आपकी साइट ओन्ड है तो आपको आसानी से बैंक लोन या आगे के जो सब्सिडी प्रोविजंस हैं सिंक हो जाते हैं। यहाँ एक अनदर आस्पेक्ट ये भी होता है कि क्या आप लैंड को लीज पर लेकर भी नाबार्ड सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं। तो जी हाँ, आपको यहाँ पे जो नाबार्ड की गाइडलाइंस में ये प्रोविज़न है कि आप लैंड को लीज पे लेकर अगर उस पे गोडाउन कंस्ट्रक्ट करते हैं तो भी आपको नाबार्ड की सब्सिडी का लाभ मिल सकता है। तो यहाँ जो प्रोविजंस है कि वो लीज कितने समय की हो, तो वो यहाँ मिनिमम 15 ईयर की लीज आपके पास होनी चाहिए। यानी जिस भी लैंड को आप गोडाउन कंस्ट्रक्शंस के लिए यूज़ करेंगे उस लैंड का रजिस्टर्ड लीज डीड होना चाहिए, वो भी कम से कम 15 साल का। तो ये इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट्स है। आप ऑन लैंड पे भी नाबार्ड पर्पज़ से गोडाउन का कंस्ट्रक्शंस कर सकते हैं और आप लैंड को लीज पर लेकर भी उसके ऊपर गोडाउन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जो कि कम से कम 15 साल की होनी चाहिए ताकि आपको सब्सिडी लाभ लेने में आसानी हो। दूसरा आस्पेक्ट्स कि ये जो स्कीम है इसका पहले एक नाम होता था ग्रामीण भंडारण योजना, जो नाबार्ड की स्कीम हम जनरली यूज़ करते हैं, लेकिन आजकल इसको AMI स्कीम भी बोलते हैं, यानी एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स। यानी ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की मार्केटिंग में, स्टोरेज में या प्राइमरी प्रोसेसिंग एक्टिविटी से कनेक्टेड होते हैं। तो उसके नाम से ये होता था कि ग्रामीण भंडारण योजना, जो पहले जो नाम चलन में होता था, तो उससे एक फीलिंग ये आती थी कि क्या हम रूरल एरिया में ही गोडाउन्स बनाएंगे तो ही सब्सिडी मिलेगी। तो ऐसा इसमें ऐसा प्रोविजंस नहीं, आप गोडाउन को कहीं पे भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और नाबार्ड सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं। लेकिन आपको एक यहाँ प्रोविज़न जो टेक केयर करना है वो ये है कि आपकी जो साइट्स है अगर वो म्युनिसिपल कमेटी या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंडर है, यानी उसके दायरे के अंदर है, तो आप नाबार्ड की सब्सिडी का लाभ नहीं ले पाएंगे। लेकिन इसका एक अपवाद है, एक्सेप्शंस है, वो ये है कि यदि आपकी साइट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बाउंड्री के अंदर है और गवर्नमेंट द्वारा डिफाइंड किसी फूड पार्क या APMC का जो यार्ड्स है या कोई स्टेट या सेंट्रल एजेंसीज़ की नॉमिनेट इंडस्ट्रियल एरिया है, यानी ऐसा एरिया जो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेटेड है या कोई फूड पार्क है या डिफाइन है फॉर द पर्पज़ ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, वो चाहे म्युनिसिपल कमेटी के या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कंट्रोल एरिया के अंदर भी है, और अगर आप उसमें वेयर हाउसिंग फैसिलिटी लाइनअप करते हैं तो आपको नाबार्ड की सब्सिडी का प्रोविज़न का लाभ मिल जाएगा। तो ये इसका एक एक्सेप्शंस, मैं यहाँ पे जो साइट से रिलेटेड नॉर्म्स है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें अगला जो इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट्स है कि जैसे कि मैंने मेरी पहले की वीडियो में बताया था कि जो टोटल फंड आउटले होगा, जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट आप फ्रेम करते हैं गोडाउन्स को कंस्ट्रक्शंस करने के लिए,
उसमें कम से कम 20% का मार्जिन मनी यानी प्रमोटर का कॉन्ट्रीब्यूशंस होना चाहिए। तो यहाँ एक आस्पेक्ट ये है कि जो प्रमोटर ने जो लैंड बाइंग की, क्या उसकी कॉस्ट उसके मार्जिन मनी में शामिल होगी? तो जी हाँ, उसका प्रोविज़न है। आप जो भी लैंड बाइंग करते हैं उसकी जो बाइंग की जो कॉस्ट है, मार्केट वैल्यू नहीं, जो रजिस्टर्ड वैल्यूज़ है, यानी जितनी अमाउंट के आप रजिस्टर कराते हैं वो अमाउंट, या जब आप लीज पे लेते हैं तो जो लीज का अमाउंट आप पेमेंट करते हैं वो अमाउंट, दोनों को एज़ पर योर सिचुएशन, यदि आपने खरीदी है तो रजिस्टर्ड जो वैल्यूज़ है, और अगर आपने लीज पे ली तो लीज वैल्यू जो है आपने पेमेंट किया है, इन वैल्यूज़ को आप अपने TFO का पार्ट बना सकते हैं सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 10%, यानी टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का आप मैक्सिमम 10% तक ही कॉस्ट अपनी लैंड कॉस्ट के लिए एलोकेट कर सकते हैं। यानी एक बहुत अच्छा प्रोविजंस है जो मार्जिन मनी के नॉर्म्स हैं, जिसमें आपको 20% एज ए प्रमोटर मार्जिन मनी शो करना होता है फॉर द टेकिंग ऑफ द नाबार्ड सब्सिडी। तो उसमें अगर आपने अपना पैसा लैंड की बाइंग के लिए यूज़ किया तो वो भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं, उस पैसे को एज ए अपना प्रमोटर कंट्रीब्यूशन शो कर सकते हैं। तो ये लैंड से रिलेटेड तीसरा इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट्स। अगला जो इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट्स है, जब भी आप साइट सिलेक्शन करें तो जो साइट्स आप ले रहे हैं उसका पब्लिक असेस होना चाहिए। पब्लिक असेस मीनिंग्स यहाँ पे ये है कि उस साइट में एंटर करने के लिए कोई सरकारी रास्ता होना चाहिए एज़ पर द रेवेन्यू रिकॉर्ड। क्योंकि देखिए, कोई भी अथॉरिटीज़ है, बैंकर्स है या गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, जब भी कोई सब्सिडी या लोन सिंक करते हैं आपके प्रोजेक्ट पे, तो जिस साइट पे आप प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करें उस साइट में उसका पब्लिक असेस होना चाहिए, यानी उसमें किसी प्रकार का आवागमन का रिस्ट्रिक्शंस नहीं होना चाहिए। जब भी आप साइट सिलेक्शन करें तो इंश्योर करें कि उसके अंदर एज़ पर रेवेन्यू रिकॉर्ड्स जो लैंड के डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं उसमें उसका पब्लिक असेस हो। कम से कम आप ये टेक केयर कीजिए कि वो 22 फीट चौड़े रोड से भी कनेक्टेड हो, क्योंकि मैं यहाँ ऐसा नाबार्ड में कोई प्रोविज़न नहीं है कि वो रोड से कनेक्टेड हो। नाबार्ड इज़ ओनली सेइंग दैट कि दैट शुड बी द पब्लिकली असेसेबल लैंड्स। लेकिन अगर आपकी साइट्स रोड से कनेक्टेड होगी तो जो उसमें स्टोरेज फैसिलिटी आप लाइन अप करते हैं उसमें जो ट्रक्स जो आएंगे उनके आवागमन के लिए जो लैंड की असेसिबिलिटीज़ है वो सिंप्लीफाइड हो जाएगी। तो पब्लिक असेस हो पहला पॉइंट, और कम से कम 22 फीट चौड़े रोड से कनेक्टेड हो। यहाँ आपको ये लाभ मिल जाता है क्योंकि कई बार जब आप ऐसे गोडाउन्स बनाते हैं तो जो स्टेट प्रोक्योरमेंट एजेंसीज़ हैं या सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी हैं लाइक FCI, CWC, हैफर्ड्स, ये कई बार फूड ग्रेन की स्टोरेज के लिए टेंडर इनवाइट करती हैं। तो यदि आपका गोडाउंस एज़ पर द नॉर्म्स कंस्ट्रक्टेड है और पब्लिकली असेस है और कम से कम 2500 से लेकर 5000 मीट्रिक टन की कैपेसिटी का बना हुआ है और 22 फीट चौड़े रोड से कनेक्टेड है, तो आपको उन टेंडर में भी पार्टिसिपेशन करने का मौका आप ले सकते हैं, वो बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब कर सकते हैं। यहाँ गोडाउन का कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो नॉर्म्स है वो मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में आपको कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो स्पेसिफिकेशंस है वो शेयर करूँगा। इस वीडियो में मैं आपको जो साइट से रिलेटेड स्पेसिफिकेशंस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि आपका जो साइट है वो पब्लिकली असेस हो, कम से कम 22 फीट चौड़े रोड से कनेक्टेड हो। अगला इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट्स, जो आप साइट्स ले रहे हैं, जो भी लैंड आप प्लानिंग कर रहे हैं, वो इस तरीके से प्लान कीजिए कि जो उसका जो टाइटल डॉक्यूमेंट्स वो बिल्कुल क्लियर हो, उसमें किसी प्रकार का डिस्प्यूट ना हो, उसका जमाबंदी, इंतकाल या मोटेशंस, जो प्रीवियस बायर हैं वो पूरी जो चेन है वो बिल्कुल साफ़ सुथरी हो, किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट ना हो। इससे आपको बैंक लोन में भी आसानी होगी और जब नाबार्ड की सब्सिडी के डॉक्यूमेंट्स हम सबमिट करते हैं उसमें जो लैंड से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करते हैं तो उसमें भी क्लैरिटी रहेगी। तो ये आपने एक टेक केयर इसमें रखना है कि जो टाइटल डॉक्यूमेंट्स हैं वो बड़े साफ़ सुथरे क्लियर हो, किसी प्रकार का डिस्प्यूटेड ना हो। अगला आस्पेक्ट्स जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट्स है वो है कन्वर्जन्स ऑफ लैंड। जब आप साइट का सिलेक्शन करते हैं तो ये इंश्योर कीजिए कि वो साइट जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग द्वारा डिफाइंड कंट्रोल्ड एरिया है, क्या उसमें लाइन अप है या उससे बाहर है। अगर वो लैंड
टाउन एंड कंट्री प्लानिंग द्वारा डिफाइंड कंट्रोल एरिया के अंदर है तो आपको उस लैंड का कन्वर्जेंस कराना पड़ेगा। यदि वो एग्रीकल्चर लैंड है या रेजिडेंशियल लैंड है तो आपको ये टेक के रखना है कि अगर एग्रीकल्चर लैंड को फिर आपको कमर्शियल लैंड में कन्वर्जेंस कराना पड़ेगा। तो ये इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स आप ये टेक केयर कीजिए कि आपकी लैंड की लोकेशंस विद इन कंट्रोल एरिया है या आउटसाइड कंट्रोल एरिया है। यहाँ नगर निगम नगर पालिका की कंट्रोल लिमिट के बारे में मैं नहीं कह रहा हूँ आपको जो पॉइंट्स है कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का जो कंट्रोल एरिया है अगर वो लैंड उसके अंदर है तो आपको कन्वर्जेंस कराना है, अगर वो लैंड उसके बाहर है तो आपको उनसे एनओसी लेना है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स। तो जो लैंड की जो लोकेशंस है ये आप टेक केयर कीजिए जब भी आप सिलेक्शन करें। आपको पता होना चाहिए कि वो लैंड कंट्रोल एरिया में है तो आपको CLU लेना है और कंट्रोल एरिया से बाहर है तो NOC लेना है। ये ऐसा एस्पेक्ट्स है जो आपको सब्सिडी क्लेमिंग करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट्स है। जब आप बैंक में लोन के लिए डिमांड करेंगे तो बैंकर भी इस चीज़ को चेकआउट करता है, और जब हम सब्सिडीज़ में पेपर सबमिट करते हैं तो वहाँ पे भी ये क्राइटेरिया होता है कि ओनर ने जो नीडफुल स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस हैं वो किए हुए हैं कि नहीं किए हुए। तो ये भी कई बार एक कॉज ऑफ रिजेक्शंस बन जाता है, इसको आप टेक केयर कीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट साइट्स पे कि उस पे किसी प्रकार का लोन ना हो पहले से, जिसको हम बोलते हैं कि भार मुक्त प्रमाण पत्र आप लेके रखिएगा कि जो वो साइट है डिस्प्यूटेड ना हो और उस पर ऑलरेडी वो साइट किसी दूसरी बैंक में प्लेज ना हो। क्योंकि जब भी आप वो साइट परचेज़ करेंगे या लीज पे लेंगे तो अगर वो ऑलरेडी प्लेज है तो उस पर पहला राइट उस बैंकर का हो जाएगा। इससे आपको दिक्कत आ सकती है बैंक लोन में और सब्सिडी क्लेमिंग्स में भी। तो साइट से रिलेटेड जो स्पेसिफिकेशंस है उसमें आपका साइट पब्लिकली असेस हो, टाइटल डीड क्लियर हो, आपको कन्वर्जन उसका इंश्योर करना है और उस पर किसी भी प्रकार का जो है भार नहीं होना चाहिए, यानी नॉन अनकम्प्रेशन साइट्स होगी तो आपको सब्सिडी मिलने में आसानी होती है। लास्ट स्पेसिफिकेशंस साइट से रिलेटेड की जगह कितनी हो। तो देखिए कम से कम जो FCI द्वारा या सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन द्वारा जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो नॉर्म्स डिसाइड किए गए हैं, जिनका मैं अगले वीडियोज़ में आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा, 5000 मीट्रिक टन के लिए कम से कम 2 एकड़ लैंड का रिक्वायरमेंट होता है। तो आप ये ज़रूर देखिएगा कि लैंड आप कितनी लें ताकि आपको कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो नॉर्म्स हैं वो इजीली कंप्लाई विद कर पाएँ और सब्सिडी और बैंक लोन आसानी से ले पाएँ। तो ये जो साइट से रिलेटेड नॉर्म्स हैं इनको आई होप आप कंप्लाई विद करके आसानी से नाबार्ड सब्सिडी का लाभ और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में इंटरेस्ट सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं, ताकि आपको इजी बैंक फाइनेंस के साथ साथ अपने इस प्रोजेक्ट पर सब्सिडी लाभ भी मिल सके। तो बने रहिए हमारे साथ KIP के साथ। आपको वेयर हाउसिंग सेक्टर पर और भी काफ़ी अपडेट्स मिलेंगे। आने वाली वीडियोस में वेयर हाउसिंग टेंडर्स के बारे में भी अपडेट्स हम रेगुलर देते रहते हैं और आपको कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड भी स्पेसिफिकेशन शेयर करेंगे। आप KIP की वेयर हाउस बिजनेस कम्युनिटी को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। KIP के YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको ऐसे रेगुलर वीडियोज़ अपडेट्स मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।